हेलो बच्चों। नमस्कार दोस्तों। बेटा आज मैं अपना लेक्चर एक शेर के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, दाद चाहूंगा बेटा आप लोगों की। घर हमें छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आई थिंक समझदार को इशारा काफी है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। वेव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और वेव्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें देख ली थी। वेव इक्वेशन क्या है, वेव की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, और वेव की स्पीड, पार्टिकल एक्सेलरेशन, इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले स्टैंडिंग वेव्स की। जैसे कि आप मेरे पीछे डायग्राम देख सकते हैं, ये एक स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन का डायग्राम है। मल्टीपल लूप्स आपको यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। आज इन लूप्स को हम अपनी क्लास में बनाकर देखेंगे, थ्योरेटिकली बात करके देखेंगे इस चीज की। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अडू, और बीच में काफी सारी बातें करते रहेंगे। आज हमारे पास बहुत सारा मसाला है बात करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्टिंग में हम बात करते हैं अबाउट स्टैंडिंग वेव, राइट। एक सेकंड बैठ, जरा गला घोटना पड़ेगा हमें जरा अपना फोन का। घोट दिया हमने गला। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि फोन जब आप पढ़ाई कर रहे हो एरोप्लेन मोड पर डाल देना चाहिए। ठीक है, हमने भी डाल दिया। ठीक है ना, कोई भी चीज, कोई भी डिस्टरबेंस आपकी पढ़ाई से ऊपर नहीं है बेटा। ठीक है, और पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर आपकी पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ सकती किसी भी प्रकार की। ठीक है, खैर स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है? ठीक है, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की एंड इक्वल एम्पलीट्यूड की, अब वैसे तो इक्वल एम्पलीट्यूड होना जरूरी नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग भी होगा तो भी वो एक स्टैंडिंग वेव कहलाएगा, लेकिन वो एक सुंदर स्टैंडिंग वेव नहीं होगी। बनेगी स्टैंडिंग वेव, बट वो इतनी अच्छी स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बराबर एम्पलीट्यूड के साथ भी होना चाहिए, तब एक बहुत सुंदर स्टैंडिंग वेव बनती है। तो स्टैंडिंग वेव मैंने आपको यहां पर डायग्राम में दिखाई। इस स्टैंडिंग वेव के अंदर भी दोनों जो वेव आपस में मिल रही हैं, सुपर इंपोज हो रही हैं, वो बराबर एम्पलीट्यूड की थी। ठीक है, तो इसलिए मैं इस कंडीशन को यहां पर लेके चल रहा हूं। हालांकि इट्स नॉट अ वेरी वेरी हार्ड कंडीशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए। व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड superimpose on each other while traveling in opposite direction, they form a standing wave. They form a standing wave. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि when two waves, जब दो waves बराबर फ्रीक्वेंसी की but they are traveling in the opposite direction, they superimpose each other, then they form standing wave. ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करके देखेंगे और उसके एनालिसिस भी करेंगे, स्टैंडिंग वेव कैसी होती है, कैसी दिखती है, कैसे चलती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है? अगला क्वेश्चन मन में ही उठता है, सर क्या ये ऐसी वेव है जो खड़ी हुई है, चल नहीं रही? क्या ये खड़ी हुई वेव है? बट आपने तो कहा था कि वेव वो होती है जो चलती है। वेव वो जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मोमेंटम को ट्रांसफर करती है, मोमेंटम एक जगह दूसरी जगह पे जाता है। अब आप कह रहे हो खड़ी हुई वेव, क्या मतलब हुआ सर इसका? व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग वेव? ठीक है ना, तो बेटा स्टैंडिंग वेव के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो दो पॉइंट के बीच में फंस जाती है।
वो उस पॉइंट से आगे जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। तो एनर्जी रुकी तो नहीं हुई है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में फंसी हुई है, और या फिर ये कह सकते हो उन दो पॉइंट्स के बीच में खड़ी हुई है। ठीक है ना? तो वेव तो है, डिस्टर्बेंस तो हो रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस कुछ ऐसी हो रही है कि वेव आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे एनर्जी को करते चली जा रही है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया यहां पर स्टैंडिंग वेव का, तो बेटा जो ये वाला पॉइंट है ना, जो आपको चलता हुआ दिख ही नहीं रहा, रुका हुआ दिख रहा है एक तरीके से, बैठा हुआ पॉइंट अपनी जगह, इसको कहते हैं नोड, ये भी है नोड। तो दो नोड्स के पीछे बनता है एक लूप। तो एनर्जी एक लूप के अंदर बेटा फिक्स्ड है, एनर्जी इस नोड को पार करके नहीं जा सकती। एनर्जी आती है यहां पे, आती टकराती वापस जाती है, टकराती वापस जाती है, एनर्जी इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू नोड्स, और इनफैक्ट जो इनका एंटी नोड है सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना? आप बोल सकते हैं नोड से एंटी नोड, और एंटी नोड से नोड के बीच में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। बट अभी हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, बट फिलहाल हम कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव होती है जिसके अंदर एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और उनके बीच में ही ऑसिलेट कर रही होती है। बट बनती कैसे है ये? बनाने तरीका मैंने आपको बताया। जब दो वेव्स बराबर एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई मिलती हैं, तब जाकर वो स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करती है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलो लेकिन दो स्टैंडिंग वेव आपको मिलेंगे कैसे? हाउ विल यू गेट टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन? आपको दो उल्टी वेव मिलेंगी कैसे? तो बेटा कहीं ना कहीं यहां पर आप देखोगे रोल आ रहा है किसका? रिफ्लेक्शन का। आपको एक रोल दिख रहा है यहां पर रिफ्लेक्शन का। तो जहां जहां पर वेव का रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, जहां जहां पर वेव का रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, वहां वहां पर हम स्टैंडिंग वेव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे एक सिंपल सी बात करें, अगर आप एक पेन का ढक्कन लें, पेन का ढक्कन तो नहीं है, एक दूसरा ढक्कन मेरे पास है, लेकिन ठीक है ना, कुछ है ढक्कन टाइप्स, ठीक है, लाइक दिस, कैप है। ठीक है? अगर आपने एक पेन का ढक्कन लिया और उसमें आपने फूंक मारने की कोशिश करी, यू कैन हियर अ वॉइस, आप एक साउंड सुन सकते हो, एक विस्लिंग साउंड आपको आ रही है। बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है क्योंकि ज्यादा अच्छा ढक्कन नहीं है, ठीक है ना? जितना अच्छा ढक्कन उतनी अच्छी साउंड, ठीक है ना? एंड माय विस्लिंग कैपेसिटीज आर आल्सो वेरी लो, कभी प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। आई एम गेटिंग बेटर। ठीक है? सो दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम दिस कैप, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम माय माउथ, the sound is coming from this cap, right? And how this sound is coming from the cap? Because ये इसमें जा रही है, रिफ्लेक्टर के ऊपर आ रही है, और फिर ओपन एंड से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और इसके अंदर साउंड कॉलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी जुड़ रही है, और रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मैंने बोल दी, बट जहां पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा वहां वहां पर आप एक स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि पेन का ढक्कन, शंख, शंख में फूंक मारो, स्टैंडिंग वेव बनती है, उसके अंदर गूंज के रूप में वो आपको स्टैंडिंग वेव सुनाई देती है, गूंज के रूप में आपको स्टैंडिंग वेव सुनाई देती है। या फिर अगर आप बात करो बांसुरी, फ्लूट की, बेटा फ्लूट के अंदर भी क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव बनती है। फ्लूट में भी अगर आप फूंक मारते हो, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और उसके अंदर भी बनती है बेटा क्या? स्टैंडिंग वेव। आ रही बात समझ में आप लोगों? चलो बढ़ते हैं आगे। स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्शन से बन रही हैं, रिफ्लेक्शन को देखने करते हैं कोशिश। डायग्राम आपके सामने है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का, ध्यान से देखो इसको, और फिर मैं इसको समझाता हूं। ये क्या है बेटा? ये है घर मुझे छोड़ जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? हमारे पास बेटा एक स्ट्रिंग है, यहां पर स्ट्रिंग है, हमने इसको एक इंपल्स देके छोड़ा, हमने इसको एक पल्स देके छोड़ा, एक वेव पल्स में जा रही है, अब वेव ट्रेवल कर रही है। अब बेटा दो टाइप के एंड्स होते हैं, हमने पहला एंड लिया, ये बंधा हुआ है, दिस इज अ फिक्स्ड एंड, बंधा हुआ एंड है, फिक्स्ड है, चल नहीं सकता है।
तो ये वेव जा रही है ना, जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो उल्टी हो जाएगी वेव। ध्यान रखना, whenever a wave is reflected by a fixed boundary or the boundary of a denser medium, ठीक ना, तो लिखते हो यहां पर नोट, whenever wave is reflected by the boundary of a fixed support or denser medium, then the reflected wave suffers an additional phase change of pi। पाई का फेज चेंज होने पे वो उल्टा हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा पाई का फेज चेंज आ गया इसके अंदर, उल्टा हो गया ये, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, जब हम बात करेंगे फिक्स्ड एंड की, फिक्स्ड बाउंड्री की। वहीं पर अगर हमारे पास फ्री एंड है, मतलब ये एंड अगर मूव कर सकता है, ऊपर है और नीचे चल सकता है, बेटा अगर ये एंड चल सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है, तो बेटा रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा नहीं होगा, केवल वापस आएगा, अपवर्ड आएगा, लेकिन इनवर्ट नहीं होगा, ये उसी तरीके से वापस आ रहा होगा, ठीक, ओके। तो बेटा ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। जब भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा ना, तो होगा क्या, आप यहां से वेव फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, वहां से वेव आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, ठीक है ना। तो जो ये वाली वेव है और जो आपकी वाली वेव है, वो हमेशा जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर वो एक फेज में जुड़ जाए, अगर वो एक तरीके से हमेशा एक इन फेज जुड़ जाए, तो बेटा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और वो कब जुड़ेंगे, जब इस वेव के ऑसिलेट करने का जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, और जो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा वो मैच कर जाएंगे ना, तो वो मैच कर जाएंगे, तब हम कहेंगे भैया इसके अंदर हमेशा एनर्जी सेम फेज में जुड़ रही है, ठीक है ना, सेम फेज में जुड़ रही है। और सेम फेज में जुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमेशा वो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, हमेशा वो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, एक रेजोनेंस हो रहा है यहां पर भी, यहां पर दो, जहां पर भी दो होंगे, या एक सिस्टम होगा और एक सोर्स होगा, जब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही, रेजोनेंस अगर होगा, स्ट्रिंग में बहुत जिसे वायलेंटली डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपको यहां पर शंख के रूप में सुनाई दे रहा है, यहां पर एक विसल के रूप में सुनाई दे रहा है आवाज, ठीक है बच्चों, स्टैंडिंग वेव बेटा, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है, चाहे वो माउथ ऑर्गन हो, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे वो बेटा आपके पास एक शंख क्यों ना हो, बेटा उस सब के अंदर स्टैंडिंग वेव की ही फॉर्मेशन हो रही होती है। रिफ्लेक्शन अगर करती है, ओपन एंड पर रिफ्लेक्शन अगर होती है, और क्लोज एंड पर भी रिफ्लेक्शन अगर होती है, इस बात को रखना है ध्यान बेटा। बढ़ते हैं आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की हम लोगों ने बात तो कर ली है, अब हमें आगे चर्चा करनी है स्टैंडिंग वेव की मैथमेटिकल फॉर्मेशन के बारे में, कि मैथमेटिकली स्टैंडिंग वेव किस तरीके से फॉर्म हो रही, मैथमेटिकली स्टैंडिंग वेव किस तरीके से फॉर्म हो रही है। आइए बेटा करते हैं चर्चा इसके बारे में। तो लाल रंग कुछ ज्यादा ही लाल है, लाल रंग मार डाल, मार डाल तुम्हारा पता स्टैंडिंग वेव। नाउ स्टैंडिंग वेव के लिए हमने कहा भैया दो वेव लेनी है हमको, तो लेते हैं भैया। हम कह रहे हैं एक वेव है y1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव ले रहे हैं y2, सेम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, ओमेगा टी सेम फ्रीक्वेंसी है, यहां प्लस यहां माइनस, मतलब डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, ठीक है। ऊपर वाली वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, नीचे वाली जा रही है नेगेटिव एक्स में, ठीक है। वेव का लेक्चर नंबर 1 पढ़े, मैंने आपको बताया था कौन सी वेव किस डायरेक्शन में जाती है, आपके सामने ये आ रहा, y1 y2 की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी, ठीक। चलो जी,
y कितना होगा बच्चा? y1 प्लस y2 होगा। जोड़े अगर दोनों को कितना आएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी कट गया। क्या आया? 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू y। आई बात समझ में आई बेटा? ये है इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव। हमने यहां पर कुछ नहीं करा, हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करा। हमने क्या किया? हमने लिखा साइन ए प्लस बी कुछ और नहीं बल्कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, इस तरीके की बातें हम यहां पर लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी नहीं? बढ़े आगे। अब बच्चे कुछ पूछेंगे कि सर आपने लिखा y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, लेकिन अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, तो क्या गलत हो जाएगा सर? क्या ये रॉन्ग है सर? नहीं बेटा, कोई रॉन्ग नहीं। ये भी एक स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना? बेसिकली एक कॉस के एक्स की टर्म होनी चाहिए, एक एक के एक्स की टर्म होनी चाहिए, एक ओमेगा टी की टर्म होनी चाहिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये भी सही है। 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ये भी सही है। सर ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये कब बनेगी क्वेश्चन, ये कब बनेगी क्वेश्चन, ये कब बनेगी क्वेश्चन? बेटा ये डिपेंड कर रहा है एक तो आपकी बाउंड्री कंडीशंस पे, अभी मैं आगे आऊंगा तो समझाऊंगा आपको। ये डिपेंड कर रहा है आपकी एक तो बाउंड्री कंडीशन पे, और t इक्वल टू 0 पर क्या स्टेटस है। t इक्वल टू 0 पर क्या स्टेटस, मतलब आपने स्टार्ट कहां से कर रखा है। उसमें आप 5 भी इन्वॉल्व कर सकते हो चाहो तो, उसमें आप 5 भी इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। खैर एनीवेज, अभी हम कोई भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने निकाले थे, वही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। एक फील भी तो आना चाहिए ना कि यहां पर क्या हो रहा है। फील आना बहुत जरूरी है। ओके माय ब्यूटीफुल पेशियंस टू ए cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ओके लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पेशियंस, आप लोगों के लिए अब हम करेंगे इस इक्वेशन को ग्राफिकली एनालिसिस। ठीक, चलो हम कह रहे हैं y क्या है? y हमारे पास 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चा, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, देखो ध्यान से। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, वी हैव द स्ट्रिंग राइट। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये स्टैंडिंग वेव पैदा हो रही, इसके अंदर ये स्टैंडिंग वेव पैदा हो रही। अब यहां पे बेटा x क्या है? x बेटा ये आपके पास, अगर हमने x एक्सिस ऐसे मानी हुई है ना बेटा, ये x एक्सिस हो गई, और y एक्सिस हमने ऐसे मानी हुई है, तो बेटा ये y एक्सिस हो गई। ठीक है, अभी मैंने x को अलग से ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, रीजन बीइंग कि मैं इस वायर को चेंज हटाना नहीं चाहता यहां से। लेट इट बी अ सेपरेट एंटिटी, जिसमें डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि ये x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू इट इज अ y एक्सिस। t इक्वल टू 0 की बात करते हैं सबसे पहले। बेटा t इक्वल टू 0 पर x जो मर्जी हो, x मतलब जो मर्जी पार्टिकल ले लो, आप जो मर्जी पार्टिकल ले लो, t इक्वल टू 0 पर आप जो मर्जी पार्टिकल ले लो, y 0 हो गया। तभी x के लिए y 0 होगा t इक्वल टू 0 पर, बिकॉज साइन ओमेगा टी 0 हो गया ना। t इक्वल टू 0 पर साइन ओमेगा टी 0 हो गया, तो x जो मर्जी हो y सबका 0 हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर x जो मर्जी हो y 0 रहेगा, मतलब स्ट्रिंग आपको सीधी दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। आ रही बात समझ में? स्ट्रिंग आपको सीधी दिख रही है, बहुत अच्छे, इस तरह स्ट्रिंग आपको दिख रही है। लेकिन किंतु परंतु बंधु,
लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। टाइम बदलेगा तो भैया स्ट्रिंग की शेप भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज अभी तो जीरो है, लेकिन टाइम बदलेगा तो अलग अलग एक्स के लिए वाई अलग आएगा। टाइम बदलेगा अलग अलग एक्स के लिए वाई अलग आएगा। अभी सबके लिए जीरो क्यों हो गया? बिकॉज ये कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जीरो ही आ रहा है। लेकिन जब टाइम बढ़ेगा और साइन ओमेगा टी जीरो नहीं होगा तो अलग अलग एक्स के लिए वाई अलग अलग आएगा। ठीक, कुछ ऐसे एक्स होंगे, कुछ ऐसे एक्स होंगे जिनके लिए वाई हमेशा जीरो होगा। कुछ ऐसे एक्स होंगे जिनके लिए कॉस के एक्स जीरो हो जाएगा, और जिनके लिए कॉस के एक्स जीरो हो गया, टाइम जो मर्जी हो वाई हमेशा जीरो, क्योंकि कॉस के एक्स जीरो हो गया ना, अब ये टर्म तो जीरो हो गई, अब टाइम जो मर्जी हो वाई जीरो रहेगा, एक टर्म जीरो है ना आपके पास। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं? हम यहां पर ये कह रहे कि भैया देखो, हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हम कहेंगे नोड्स। नोड्स कौन से होते हैं? नोड्स वो होते हैं जिनके लिए टाइम जो मर्जी हो वाई जीरो रहे, हमेशा वाई जीरो रहे, उनके लिए कॉस के एक्स क्या होगा बेटा? उनके लिए कॉस के एक्स जीरो हो गया। कॉस के एक्स जीरो का मतलब है के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉस के एक्स जीरो का मतलब है के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो के एक्स की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास कितनी? तो ध्यान देना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि 90 कॉस 90 जीरो होते ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू रहेगी ना। ये ऑड मल्टीपल मतलब 2n-1 पाई बाय टू। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा? जब ये कंडीशन रहेगी तो कॉस की एक्स हमेशा जीरो हो जाएगा, और वहां पे हमें क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। वो कभी चलेगा नहीं, नहीं नहीं रुका रहेगा। ठीक है ना? तो के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। So that is the value of x. X is 2n-1 lambda by 4. X is 2n-1 lambda by 4. बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2n-1 lambda by 4 के बराबर। That's the value of x. अंडरस्टूड बेटा? आ रही बात समझ में आपको? x की वैल्यू समझ में आ रही? कैसे आ रही है? 2n-1 lambda by 4 के बराबर। क्लियर हुई बात? अच्छे, समझ गए? बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। तो अगर आप देखो यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है आपको, आप बोलोगे x की वैल्यू मुझे मिल रही लैम्डा बाय 4 मिल रही, 3 लैम्डा बाय 4 मिल रही, 5 लैम्डा बाय 4 मिल रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब पॉइंट से मुझे मिल रहा है क्या? नोड मिल रहा। उनके लिए y कितना है? जीरो है। कब? हमेशा। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 मतलब 2 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2। मतलब क्लियर हमें क्या मिल रहा है यहां पर? डिफरेंस लैम्डा बाय 2। किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में आप देखो, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में लैम्डा बाय 2 मिलेगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। इसको करना है याद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes equals to lambda by 2। ठीक, अब बात करते हैं नोड के उल्टे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम ऊपर जाएंगे। तो भैया cos kx की मैक्सिमम वैल्यू +1 या -1 हो सकती है। ठीक है ना? तो y की मैक्सिमम वैल्यू 2a हो सकती है। ठीक है, जब ये 1 हो और ये भी 1 हो, या फिर जब ये -1 हो और ये भी -1 हो। ठीक है ना? तो cos kx की वैल्यू या तो +1 हो या तो -1 हो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 2a आएगी। तो वो पॉइंट जिनके लिए ऐसे x जिनके लिए cos kx +1 या -1 होगा, उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a होगा, उनको कहेंगे एंटी नोड्स। आ रही बात समझ में? एंटी नोड्स। मेरे प्यारे हेसियंस, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हम आपको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे किसी भी चीज की। डोंट वरी माय ब्यूटीफुल पेशियंस, लेट्स कम हियर। चलो भैया, एंटी नोड्स, एंटी नोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑल दो it is really sad when something like this happens, but क्या करें? it happens, it happens, it happens।
It happens. Nothing can be done. It happens. It happens. But it is sad that it happens. But what can we do? It happens. And it happened. हमारे पास भी झोला लेकर आए थे लोग, लेकिन भैया हमने कह दिया राम 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 राम। cos kx की वैल्यू है प्लस एंड -1, ठीक है, +1 -1। तो भैया kx की वैल्यू क्या होगी? +1 -1 के लिए kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ मुझे। तो +1 के लिए 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, नहीं 0 हो सकती है, 2 पाई 4 पाई एक्सेट्रा। -1 के लिए पाई 3 पाई 5 पाई एक्सेट्रा, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब हो सकती है वैल्यूज। दैट मींस n पाई। kx की वैल्यू n पाई होनी चाहिए। अगर kx की वैल्यू n पाई होगी तो बेटा क्या बनेंगे, एंटी नोट बनेंगे, cos kx + -1 बनेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कट गया, x की वैल्यू आ रही n लैम्डा बाय 2, x की वैल्यू आ रही n लैम्डा बाय 2। बच्चों x 0 है, लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा है 3 लैम्डा बाय 2 है, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारे हमारे पास वैल्यूज आ रही, जैसे कि बहुत सारी वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। अगेन अगर आप देखोगे, तो अगर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के लिए देखोगे, लैम्डा बाय 2 ही आने वाला है, ये भी लैम्डा बाय 2 होगा, ये भी लैम्डा बाय 2 होगा, ये भी लैम्डा बाय 2 होगा, एंड सो ऑन। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स या फिर एंटी नोड्स भी बोल सकते हो आप यहां पे, नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। ये आई बात समझ में आपको। चलो t = 0 पर हमें स्ट्रिंग ऐसे दिख रही थी, ठीक है। अब पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं यहां पर। तो भैया 0 पर क्या है, 0 पर क्या है, नोड एंटी नोड है, एंटी नोड को लेकर से हम डिनोट करते हैं डॉट से, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, लैम्डा बाय 2 पर आ रहा, फिर भैया लैम्डा पर आ रहा, और फिर लैम्डा बाय 2 पर आ रहा। अब अगर बात करें हम किसकी, हम बात करते हैं अब एंटी नोड की। अब बात करते हैं अब नोड की। तो नोड पहला कहां मिल रहा है, लैम्डा बाय 4 पे मिल रहा, उसको क्रॉस से लिखते हैं हम, लेटर से क्रॉस से हमने नोड लिख दिया। अगला नोड कहां मिलेगा, 3 लैम्डा बाय, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस नोड है। बेटा ये 0 था, मैं भी यहां पे मार्क नहीं करूंगा, उसको ड्रॉ भी करना भी है इसके आगे। बस आप देखो, ये 0 है, ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा बाय 4 है, ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा है, तो बेटा ये कितना है, ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा है, तो ये है 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है भैया। अब ये आपके पास लैम्डा बाय 2 है, ये आपके पास लैम्डा सॉरी ये लैम्डा है, ये 3 लैम्डा बाय 2 है, तो ये 5 लैम्डा बाय 4 आ गया। आ रही है समझ में, आपको बीच में मिलते चले जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। हर दो नोड्स के बीच में एक आता है एंटी नोड, और हर दो एंटी नोड के बीच में आता है नोड, ठीक है बच्चों। हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोड को, और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी नोड को। अरे अनित नहीं, एंटी अनित कहां से बन गया, बच्चे नाम रख देंगे सर, कुछ लिख रहे थे आप, कुछ तो लिख रहे थे सर, कुछ तो लिख रहे थे, आपने कुछ गलत लिख दिया सर। बच्चे बहुत शैतान है, बहुत शैतान है? हमारे पास कुछ अनित अनित नहीं है। हम कुछ बना रहे हो गया अपने, समझ में आ रही बात। हमारे पास एक ही चीज है भैया, और वो है सिद्धि, सिद्धि। और दूसरा हमारे पास कौन है, बाला, बाला, बाला एंड सिद्धि, हमारे तो इसी के साथ है। आइए भैया देखते आगे। तो हम यहां पर कह रहे कि भैया t = 0 पर स्ट्रिंग ऐसी आ रही है, टाइम बढ़ेगा, जो एंटी नोड वाले पॉइंट्स हैं वो ज्यादा ऊपर जाएंगे, नोड वाले पॉइंट्स तो हिलेंगे ही नहीं, वो वहीं पर रहेंगे। ये ऊपर जाएंगे, ये हिलेंगे नहीं, ये ऊपर जाएंगे, ये हिलेंगे नहीं। स्ट्रिंग आपको लगभग दिखेगी ऐसे, इस प्रकार से स्ट्रिंग चलती हुई दिखेगी आपको। समय बीतेगा, समय बीतेगा, और स्ट्रिंग ऊपर जाएगी,
किसी भी इंस्टेंट पर जो एंटी नोड है वो अपने आजू बाजू वाले से ज्यादा ऊपर होंगे। ठीक है, समय और बीतेगा, स्ट्रिंग और ऊपर जाएगी एंड लेट अस से फाइनल स्ट्रिंग हमें दिखने वाली है इस तरीके से। समय और बीतेगा, अब वापस से वो साइन कम होना शुरू होगा, स्ट्रिंग ऐसे दिखेगी, फिर ऐसे दिखेगी, फिर ऐसे दिखेगी। समय और बीतेगा, अच्छा कलरफुल दिखेगी स्ट्रिंग आपको, कलर तो दिख नहीं रहे तो बता रहा हूं आपको अलग इंस्टेंट में कैसे बात रही है दिखाने के लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाएगी, पर नीचे क्यों आएगी? नीचे इसलिए आएगी बिकॉज अब साइन ओमेगा टी तो नेगेटिव हो चुका है। साइन ओमेगा टी पाई से अब पाई ओमेगा टी पाई से अब आगे निकल चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका है, जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा भैया? फिर होगा ये, फिर हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। हम्म, 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 जो हम खता कर ना सके बेवफा हरगिज न दे पर हम वफा कर ना सके। तो भैया ये है नोड, ये भी है नोड, ये और ये क्या है बेटा? ये है एंटी नोड। भैया दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी होता है लैम्डा बाय 2। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? ये होता है लैम्डा बाय 4, ये होता है लैम्डा बाय 4, ये है लैम्डा बाय 2, ये है लैम्डा बाय 4, ये है लैम्डा बाय 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब समझ में आ रहा है ये स्ट्रिंग कैसे दिख रही है हमको? जो स्ट्रिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कुछ ऐसे ही स्ट्रिंग हमारी बन चुकी, मैथमेटिकली हमने ऐसे बनाकर दिखा दिया। लेकिन ये जो स्ट्रिंग आपको जो मल्टीपल लूप दिख रहे हैं ना, ये देखना मुश्किल होता है। सिंगल लूप तो देखना आसान होता है, सिंगल लूप देखने के क्या करना है आपको? एक रबर बैंड लो, खींच दो उसको, बीच में से प्लग कर दो, खींच के बीच से प्लग कर दो, या एक स्ट्रिंग को लो, एक एंड में बांध दो, खींचो उसको, बीच से प्लग करो। अब जैसे ही आप उसे प्लग करेंगे तो आपको वो स्ट्रिंग इस तरीके से ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, एक सिंगल लूप बनता हुआ दिखेगा। तो व्हेनेवर यू प्लग अ स्ट्रिंग, सिंगल लूप दिखता है आपको, सिंगल लूप दिखता है आपको, मल्टीपल लूप्स नहीं दिखते। मल्टीपल लूप्स दिखने के लिए ना आपको यहां पर बेटा वाइब्रेटर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग ऑसिलेटर्स हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेटर्स हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग को क्या करते हैं? ऑसिलेट कराते हैं, ऑसिलेटर्स हैं ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिंगल लूप दिख जाता है, मल्टीपल लूप नहीं दिखते हैं, बिकॉज मल्टीपल लूप बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, वेवलेंथ छोटी करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, और हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी में जब लूप ऑसिलेट करता है, स्ट्रिंग ऑसिलेट करती है, तो बेटा उसमें लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं और वो बहुत तेजी से डाई डाउन हो जाता है, वो बहुत तेजी से डाई डाउन हो जाते हैं लूप। ठीक है ना, और सस्टेन नहीं कर पाते, मल्टीपल लूप सस्टेन नहीं कर पाते हैं बेटा, मल्टीपल लूप सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, सिंगल लूप मिनिमम फ्रीक्वेंसी वही सस्टेन करता है। तो whenever you pluck and give it a band of frequencies, it chooses the fundamental frequency to oscillate. It will always choose the fundamental frequency to oscillate. अगर आप एक शंख में फूंक मारेंगे तो लगभग सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आपको, लगभग सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आपको जितनी मर्जी आप फूंक मारेंगे, क्योंकि वो जो है शंख जो है, ठीक है ना बेटा, वो क्या करता है? वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट कर रहा होता है। ठीक है ना, आप एक गिटार स्ट्रिंग को आप प्लग करो, इट विल साउंड सेम। टाइट करेंगे स्क्रू, अलग साउंड होगी, अलग अलग लेंथ पे आप फिंगर रखेंगे तो अलग साउंड होगी। फिर आपने कहीं पर भी फिंगर नहीं रखी है, एक स्ट्रिंग लिया, उसको बार बार बस आप प्लग करेंगे, आपको सिमिलर साउंड ही उसमें से सुनाई देगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, वो है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, जो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं फंडामेंटल, आखिरकार ये चीज क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? इसका मीनिंग क्या है? आइए देखते हैं
बेटा दो तरह की स्ट्रिंग्स हमें मिल सकती हैं। पहला हमें मिलता है बेटा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ओपन ऑर्गन पाइप। मैं दोनों को बेटा एक साथ लेकर समझाता हूं। तो हमने कहा कि देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से बंधी हुई है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से बंधी हुई है, ठीक है, इसकी उस लेंथ एल है, और हमारे पास बेटा एक पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है। तो वी कॉल दिस एज ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक। और दिस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। यहां पर बनता है नोड और यहां पर भी बनता है नोड, ठीक है। पाइप के अंदर भी ये चीज होती है, यहां पे बनता है नोड और यहां पे बनता है नोड। लेकिन पाइप में जिस वेव का मैं नोड कह रहा हूं उसको कहते हैं प्रेशर वेव। क्या बोलते हैं? प्रेशर वेव। क्योंकि साउंड को देखना तो देख तो सकते नहीं हम कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर जा रहा है। तो साउंड के लिए हम जो बेहतर तरीका समझते हैं वो है प्रेशर वेरिएशन को नोटिस करना। जहां पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम चेंज होता है, प्रेशर का मैक्सिमम वेरिएशन आता है, वहां पे बोलते हैं प्रेशर का मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना। और बाकी पे क्या मिनिमम बन जाता है। प्रेशर वेरिएशन आप देख रहे हो, जहां पे प्रेशर का वेरिएशन नहीं है वहां पे नोड हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। जहां पे प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है वो एंटी नोड हो गया आपका, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन आपको यहां पर देखना पड़ता है कि कैसे हो रहा है। आगे बात समझ में क्या है? फंडामेंटल का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पर सब प्रेशर का नोड क्यों बन रहा है? अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे तो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा यूनिवर्स है। अब अगर आप इस पाइप के अंदर फूंक मारते हो तो प्रेशर का जो वेरिएशन है आपको पाइप के अंदर मिलेगा। प्रेशर का वेरिएशन इस पाइप के बाहर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इस पेन के ढक्कन में फूंक मारी और पूरा ब्रह्मांड का प्रेशर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। प्रेशर वेरिएशन आपको इस पाइप के अंदर मिलने वाला है। हाँ, आगे चल के कुछ ऐसा होगा कि इनके ओपन एंड से ना कुछ साउंड लीक करेगी, ठीक है ना। जो लीक कर रही है वो थोड़ा सा प्रेशर चेंज करेगी, आगे चल के प्रेशर चेंज करेगी। लेकिन लेकिन हम उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा। अगर 100% रिफ्लेक्शन यहां पर होकर चल रहा है, ठीक है, तो भैया यहां पे प्रेशर का नोड बनेगा, यहां पर भी प्रेशर का नोड बनने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर आते हैं। अगर प्रेशर के नोड हमारे पास बन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? इसमें ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो कुछ इस तरीके से आपका वेव का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक। ये भी नोड और ये भी नोड, इस तरीके से आपका वेव का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक। और दो नोड्स के बीच में बनता है एक एंटी नोड। अब यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे तो प्रेशर का वेरिएशन आप ड्रॉ कर सकते हो। ये है प्रेशर नोड और ये है प्रेशर एंटी नोड, ठीक। अब देखो मैंने कहा था कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। आई कैन से दैट λ/2 कुछ और नहीं बल्कि एल है, लैम्डा कुछ और नहीं बल्कि 2l है, लैम्डा कुछ और नहीं बल्कि 2l है। और फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा होती है, फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा होती है। v कितना है? v तो v है, और लैम्डा कितना है? 2l है। तो बेटा ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, v/2l। अब इस फॉर्मूले को करना है याद। एक पूरे लूप के लिए फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, ये भी याद कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ चुका बेटा? v/2l आ चुका, v/2l आ चुका, ये बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/2l हमारे पास आ चुका। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि इसका ओवरटोन कैसा होगा। अब व्हाट इज ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन मीनिंग क्या होता है? ओवरटोन का मीनिंग होता है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन।
तो ऐसा नहीं होता कि जो मर्जी फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी, ऐसा नहीं होता कि जो मर्जी फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो और स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बनती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बनती है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बनती है, ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी फ्रीक्वेंसी दे दो और स्टैंडिंग वेव बन गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बनती है, बेटा फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल के अगली वाली कौन सी है, फंडामेंटल के अगली वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिस पर स्टैंडिंग वेव बन रही, फंडामेंटल के अगली वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी जिस पर स्टैंडिंग वेव बन रही, ये हम जानना चाह रहे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो फंडामेंटल से अगली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, ठीक। तो हमने कहा कि देखो फंडामेंटल में दो नोड से, एक नोड यहां था एक नोड यहां था, अगली फ्रीक्वेंसी के लिए हमें नोड बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने एक नोड इंक्रीज कर दिया और अब स्प्रिंग दिखेगा कुछ ऐसे, लेंथ वही है एल, लेकिन दो लूप हो गए, तो लूप छोटे छोटे हो गए ना, पहले इतना बड़ा लूप था अब लूप छोटे छोटे हो गए, तो भैया वेवलेंथ घट गई, लैम्डा 1/2 बोल दो उसको, वेवलेंथ घट गई है, वेवलेंथ घट गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ घट गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अब लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/2 इक्वल्स टू एल है, लैम्डा 1 इक्वल्स टू एल है, और हम कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो v बाय लैम्डा होती है, तो ये v बाय एल हो गई, v बाय एल हो गई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो f1 की वैल्यू है 2v/2l, और v/2l तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ वी डिफाइन अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। हार्मोनिक्स क्या होते हैं बेटा, हार्मोनिक्स आर, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल्स of fundamental frequencies. They are integral multiples of fundamental frequency. They are integral multiples of fundamental frequency. तो हार्मोनिक्स क्या होता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने कहा कि जो फर्स्ट ओवरटोन है, जो फर्स्ट ओवरटोन है वो क्या है, 2 टाइम्स फंडामेंटल, मतलब सेकंड हार्मोनिक है, ये क्या है, ये 2 टाइम्स मतलब सेकंड हार्मोनिक है। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, एफ फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, रिमेंबर, इसको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर इस तरीके से और बात करते हैं nth ओवरटोन की, nth ओवरटोन की, भाई आप एक और नोड बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो 3 लूप बन जाएंगे, 3 लूप का मतलब हो गया सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेवलेंथ छोटी करते जा रहे हैं, लूप बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगली 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 आप ओवरटोन में जाते जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम nth ओवरटोन की बात करेंगे, जब हम nth ओवरटोन की बात करेंगे तो हमारे पास n+1 लूप्स होंगे, n+1 लूप्स होंगे, और ये n+1th हार्मोनिक कहलाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो n+1 टाइम्स f0 होगी, और f0 की वैल्यू तो आपको पता ही है v/2l है, v/2l है। तो अगर सेकंड हार्मोनिक में चलाना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी, थर्ड में चलाना है फ्रीक्वेंसी और ज्यादा लगेगी, उस हायर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लगाकर आपको उसको टच करना पड़ेगा, या उसको इन एजेस को हमें उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराना पड़ेगा, तब जाकर स्ट्रिंग के अंदर वो हायर ऑसिलेशन पैदा हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम ये कहानी कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये कहानी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर बच्चों, समझ के बाद बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ओवरटोन हमारे सामने ये आ रही, इस तरीके से हम फर्स्ट ओवरटोन के बारे में बात कर सकते हैं। बेटा फॉर्मूला याद करना है आपको, इसका बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, और अगले केस की बात करते हैं, और वो है बेटा आपका स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड
दो एंड पे फिक्स नहीं है, एक एंड पे है, और दिस इज इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. नाउ व्हाट इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? व्हिच इज क्लोज एट वन एंड. एक एंड पे क्लोज करना है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए. अब आपको सर ये क्लोज कहां है सर? ओपन तो है, देखो. वाई यू आर कॉलिंग दिस क्लोज ऑर्गन पाइप? दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप क्योंकि हमने एक एंड पे क्लोज किया है. अगर दोनों एंड पे क्लोज कर दोगे ना, इट विल नॉट रिमेन अ पाइप, इट विल बिकम अ डब्बा. So we are not talking about closed dabba. We're talking about closed organ pipe. So there has to be some entry point ना, right? वही तो आप साउंड भेजोगे तभी तो वो ऑसल्ट करेगी और एक गूंज पैदा करेगी, विसल बनाएगी. इस टाइप से एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, क्लोज ऑर्गन पाइप. आ रहा है समझ में? ये बन गया. So string fixed at one end and closed organ pipe, they are identical to each other. ठीक है, they are identical to each other. यहां पर बनता है बेटा एंटी नोड, और यहां पर भी आप प्रेशर का एंटी नोड मान सकते हो. मतलब यहां पर इस एंड में प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम रहता है. ठीक है, खैर आते हैं यहां पर वापस. ये नोड बन रहा और ये एंटी नोड बन रहा, ऐसे बनेगा आपके सामने. ठीक, वो चीज आप यहां पे ड्रॉ करोगे, इस तरह से बनेगा आपके सामने. ठीक, अब नोड फंडामेंटल की बात करें, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल मिनिमम. भैया ये नोड तो बनेगा बनेगा, ये एंड नोड बनेगा बनेगा, ये तो मिनिमम है. ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास एल है और इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है. नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू एल. तो लैम्डा की वैल्यू आ रही 4l. फ्रीक्वेंसी आ रही कितनी? v बाय लैम्डा, दैट इज v बाय 4l. तो क्लियरली एक लूप का फ्रीक्वेंसी था v बाय 2l, आधे लूप का फ्रीक्वेंसी होगा v बाय 4l. आधा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाय 4l. क्योंकि कहानी वही है, आधा कर दिया मतलब आपने वेवलेंथ को डबल कर दिया. वो आधी ही फिट हो पा रही है अब. पहले तो पूरी फिट हो रही थी, अब वो आधी ही फिट हो पा रही है. आपने वेवलेंथ डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी आधी कर दी, खत्म बात, सीधी सी बात. ठीक है, सो एक लूप का v बाय 2l, आधे लूप का v बाय 4l. सीधे सीधे याद कर लीजिए, एक लूप का फ्रीक्वेंसी v बाय 2l, आधे लूप का फ्रीक्वेंसी v बाय 4l. ये है फंडामेंटल. अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट ओवरटोन की. तो फर्स्ट ओवरटोन में हमें एक लूप बढ़ाना है, हमें इसके अंदर एक नोड बनाना है बेसिकली. तो हम नोड इसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमने कहा कि देखो भैया यहां पर तो एक नोड है ही, हमने एक नोड और बढ़ा दिया और यहां पे बन रहा एंटी नोड. तो ये उछला ऐसे गया, ऐसे यहां तक गया. ठीक है, यहां से उछला, ये ऐसे गया, ऐसे गया. अबे कितने लूप हो गए? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आधे आधे 3 लूप है, आधे आधे 3 लूप है. एक आधा लूप ये, एक आधा लूप ये, एक आधा लूप ये, आधा लूप आधा लूप आधा लूप. ये 3 हाफ लूप्स हैं. आई कैन से दीज आर 3 हाफ लूप्स, हाफ लूप्स. ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बेटा कि जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा ना, जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ v बाय 4l रहेगा. आधे लूप का फ्रीक्वेंसी v बाय 4l होता है, आधे का फ्रीक्वेंसी v बाय 4l होता है. तो सिंपली आप बोल सकते हो ये, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर 3 हाफ लूप बन रहे हैं, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है? ये 3 टाइम्स v बाय 4l से ऑसिलेट कर रहा है. डायरेक्टली बोल सकते हो. और नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत बात नहीं है. आप बोलोगे भैया इसका जो वेवलेंथ कितना है? ये है लैम्डा 1/2, और कितना है? ये है लैम्डा 1/4. जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 लैम्डा 1/4 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एल आएगा. लैम्डा 1 हो गया 4l/3. फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा होती है, हम बोलेंगे v बाय 3 v बाय 4l. हमारा आंसर वही आ जाएगा. लेकिन इतनी लंबी कहानी गाने की हमें कोई जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. अब मैंने सीधा आपको शॉर्टकट दे दिया है, सिद्धि दे दी है कि आपको याद कर लेना है क्या कि एक लूप का फ्रीक्वेंसी होता है v बाय 2l, आधे का होता है v बाय 4l. तो आपके पास 3 आधे मतलब 3 टाइम्स v बाय 4l. डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका. मुंह जबानी बड़ा क्वेश्चन होने से सॉल्व हो जाएंगे आपसे. ठीक है, बड़ा v बाय 4l, 3 v बाय 4l हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. बेटा फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन थर्ड सर नहीं, चार. चार. सर सेकंड हार्मोनिक कहां गया? चार सेकंड तो आप खा गए. सर सेकंड हार्मोनिक कहां गया? सर तो बेटा यहां पर सेकंड हार्मोनिक्स क्या है? एब्सेंट है. सेकंड हार्मोनिक्स आर एब्सेंट. यहां पर सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है ही नहीं, केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट. तो मैं यहां पे नोट लिखता हूं, नोट लिखते हैं, नोट लिखेंगे हम लाल रंग में. खतरनाक नोट हमारा, खूनी नोट है ये, खूनी नोट. अब खून से मत लिखने बैठ जाना, तुम बेवफा. ऐसे नहीं करना है.
ठीक है, नोट लिखो, तरुण सर बेस्ट, डोंट वरी, ठीक है। नोट नोट हमें ये कह रहा है, नोट हमें ये कह रहा है कि देखो भैया, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन प्रेजेंट है ही नहीं। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि भैया nth ओवरटोन, ओ भाई, ओ भाई, nth ओवरटोन क्या है भैया, nth ओवरटोन, nth ओवरटोन इज 2n + 1th हार्मोनिक। n को 1 डालो, 3 आ रहा है, ठीक है। सो nth ओवरटोन इज 2n + 1th हार्मोनिक। इसका मतलब क्या है कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन बराबर 2n + 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2n + 1 V/4L। दैट मीन्स इसके अंदर 2n + 1 हाफ लूप्स हैं, 2n + 1 हाफ लूप्स हैं, 2n + 1 हाफ लूप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें एक हाफ लूप फंडामेंटल दिखा रहा है, यहां पे फंडामेंटल एक हाफ लूप आ रहा, तो 2n + 1 हाफ लूप आ रहा है। क्लियर, समझ गए? ऑलराइट, बढ़े आगे। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा एंड करेक्शन का। एंड करेक्शन क्या चीज है भैया? एंड करेक्शन के अंदर हमने कहा कि जो हमारा पाइप है उसके एंड पे नोड्स बनते हैं, लेकिन वास्तविकता में नोड एग्जैक्टली एकदम एंड पे नहीं बनता, थोड़ा बाहर बनता है, और जो ये डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो अगर पाइप की लेंथ L है तो वास्तविकता में जो लेंथ आपको लेनी है वो L+2E लेनी पड़ेगी ओपन पाइप के लिए। और अगर E की बात करें तो बेटा E की वैल्यू होती है 0.6R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। इस पाइप का रेडियस है, इट इज 0.6R। ठीक है बच्चों, ये ओपन पाइप के लिए है। और अगर क्लोज पाइप की बात की जाए कुछ ऐसे, अगर क्लोज पाइप की बात की जाए बड़ा, ये एंड करेक्शन ई आपके पास है, जो एल इफेक्टिव होगा L+E हो जाएगा, और ई की वैल्यू 0.6R रहेगी। ये हमारे पास कंडीशन आ गई बेटा, ये ओपन पाइप के लिए आ गई, और बेटा ये क्लोज पाइप के लिए आ गई। So we have open pipe and we have closed pipe. Open pipe and closed pipe. समझ गए? आई होप इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ओके, ऑलराइट सर। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके बेटा? दो चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फेमस है। पहला है बेटा आपके लिए सोनोमीटर वायर। क्या है बेटा? सोनोमीटर वायर। क्या चीज है सोनोमीटर वायर? देखो बच्चों, ये इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है आपके सामने। यहां पर एक वजन लगा रखा है हमने, ये हैंगर है जिस पे वजन लगा रखा है हमने। वी कैन ऑब्वियसली चेंज द वेट, वी कैन ऑब्वियसली चेंज द वेट, राइट। तो हम कह रहे हैं कि देखते हैं कि इसके ऊपर हमने जो मास रखा है ना बेटा, वो m रखा है। तो इस धागे में टेंशन आ जाएगी, इस धागे में टेंशन आ जाएगी, ठीक है, इस धागे में टेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस धागे में जो टेंशन होगी वो होगी mg के बराबर, राइट। टेंशन विल बी mg, ठीक है बेटा। ये दो सपोर्ट्स हमारे पास हैं, दीज आर द टू सपोर्ट्स। और इन सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक। वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, एंड उसकी वजह से हम इस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज कर पाएंगे, उस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज कर पाएंगे। वी कैन चेंज द लेंथ
बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बाय मूविंग द सपोर्ट्स, राइट। अब जो सपोर्ट्स हैं यहां पर जो बनेगा इधर और इधर जो बनेगा बेटा, यहां पर नोड्स बनेंगे। टच कर रहा है ना, वहां पर यहां पर नोड्स बनेंगे। So basically we are talking about a string which is fixed at both the ends, right? Now, what is the frequency of nth overtone for string fixed at both ends? So it is n plus 1th harmonic, n plus 1 v by 2l, v by 2l, right? n plus 1 v by 2l. Now what is v? एक string fixed at both ends का v कितना होता है बेटा? v होता है under root of t by mu. बेटा टी की वैल्यू कितनी यहां पे आ रही है? mg आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसी भी nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैन बी if mass of the block in sonometer, नाम से आया बेटा, इन सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट is made 4 times, then find the factor by which length should be made to keep the frequency same, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम, व्हाटएवर यू वांट टू से। फ्रीक्वेंसी सेम रखना चाहते हो या वही जो है ट्यूनिंग फॉर्क सेम स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा दे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या होगा? तो आप कहोगे बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है n+1, ये nth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है, n+1 2l रूट ऑफ mg बाय म्यू, राइट। नाउ अब देखो, हमने जी चेंज नहीं किया, म्यू चेंज नहीं किया, एन चेंज नहीं किया, टू चेंज नहीं किया, तो हम कह रहे हैं कि देखो जो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, ऐसे कर लो, n+1 2l डैश m dash g by mu is same as n+1 2l root mg। म्यू से म्यू कट रहा, जी से जी कट रहा, एल से एल नहीं कट रहा, 2 और n-1 कट रहा, n+1 कट रहा, बोल रहा रूट ऑफ m डैश बाय l डैश इज रूट ऑफ m बाय l। m डैश इज 4 times m, क्वेश्चन ने कहा बेटा यहां से l डैश की वैल्यू कितनी आ रही? 2 times of l, 2 times of l आ रही। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो भैया अगला केस देखते हैं। बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा वो है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एपरेटस का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर हमने नोड बना दिया, यहां पर एंड नोड दिखा रखा डायग्राम के अंदर, और घबराने वाली बात नहीं है। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाई है, हम प्रेशर वेव की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली हम प्रेशर वेव दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट वेव दिखा नहीं सकते। डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में उल्टा कहानी चलती है। डिस्प्लेसमेंट वेव में जहां पर एंटी नोड बनता है, प्रेशर वेव में वहां पर नोड बनता है। बिकॉज एक्सप्लेनेशंस विल बी सिंपलर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव, तो वी फॉलो प्रेशर वेव मोस्टली, बट कुछ बुक्स आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक वो भी। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से, जो मर्जी दिखा लो आंसर सेम ही आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर कहने का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास बेटा एक तरह से कॉलम होता है जिसमें पानी हम धीरे धीरे कम करते रहते हैं। ठीक है, और यहां पर ये पानी का लेवल क्या होता है? घटता रह जाता है, और यहां पर मार्कर रहता है जिससे हम पानी का लेवल मेजर कर सकते हैं। और फिर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं और बजाते हैं। इस ट्यूनिंग फॉर्क की कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है ना, और एक ऐसी लेंथ आती है जिसमें हमें गूंज सुनाई देती है। मतलब उस गूंज का मतलब क्या हुआ कि ट्यूनिंग फॉर्क उस लेंथ पर
इसको रेजोनेट करा रहा है, उसमें स्टैंडिंग वेव बन रही है। फिर पानी का लेवल और कम करते हैं, गूंजना बंद हो जाती है। फिर एक और लेवल आता है जिसमें दोबारा से गूंज जाती है। देखो पहला लेवल आया कुछ लेंथ L1 पे, पहला लेवल आया कुछ लेंथ L1 पे जिस पे गूंज आ रही, फिर आ रही गूंज L2 पे, फिर L2 पे गूंज आ रही। देखिए बेटा यहां पर एक एंड इफेक्ट भी हमें, एंड करेक्शन भी हमें काउंट कर लेना होता है, ठीक है। तो पहला गूंज हमें मिल रहा है L1 प्लस ई पे, दूसरा मिल रहा है L2 प्लस ई पे। लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क सेम है तो बेटा फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, फ्रीक्वेंसी सेम है, पाइप बदल रहा है, पाइप की लेंथ चेंज हो रही है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क L1 लेंथ के पाइप को फंडामेंटल में ऑसिलेट करा रहा और L2 लेंथ के पाइप को फर्स्ट ओवरटोन में, 3 हाफ दिख रहा है आपको, फर्स्ट ओवरटोन में ऑसिलेट करा रहा है। तो बेटा आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी चेंज करी, ट्यूनिंग फॉर्क वही है। आप लोगों को पता है बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल के लिए होता है V/4L, तो आप L1 प्लस ई बोलेंगे इसको। और जो यहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो वही है लेकिन ये कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, 3 हाफ है ना, तो 3 टाइम्स V/4 L2 प्लस ई। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। ये बेटा आपको क्लियरली दिख रहा है, फंडामेंटल है V/4L, बट L लेंगे L1 प्लस ई। ये फर्स्ट ओवरटोन है, 3 लूप्स आपको बनते हैं, 3 हाफ लूप दिख रहे हैं, तो 3 टाइम्स कर दिया, 3 V/4L L2 प्लस ई, ठीक है। बस इन लोगों को सॉल्व करके आपको V और E निकालना होता है। क्वेश्चन आता है फाइंड एंड करेक्शन एंड स्पीड ऑफ साइन, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड निकालना, 2 चीजें निकालनी होती है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, दोनों को डिवाइड कर दोगे या इक्वेट कर दो दोनों को, तो E निकल जाएगा। अगर V निकालना है आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सेपरेट कर दो, तो E कट के आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं या इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने का मतलब क्या है, 3V/4 L2 प्लस ई बराबर V/4 L1 प्लस ई। V और V 4 और 4 कट गया, 3 टाइम्स L1 3 टाइम्स E L2 प्लस ई, ठीक है। तो E की वैल्यू मुझे मिल रही L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2, L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2, ये है E की वैल्यू। अब हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसकी, V की। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यहां पे पुट करके V की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या है, V इक्वल्स टू, लिखते हैं हम इसको, E की वैल्यू है L2 माइनस 3L1 बाई 2। L2 माइनस 3L1 बाई 2, अच्छा। ऑलराइट, सो यहां से हम V निकालना चाह रहे हैं, V आएगा 4F 2L1 L2 माइनस 3L1 होल डिवाइडेड बाई 2, V इक्वल्स 2F L2 माइनस L1। ये हमारे पास वैल्यू आ रही बेटा। ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर सकते हो, और आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, V बराबर 2F L2 माइनस L1। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो बेटा मैंने आपको ये पहली और दूसरी रेजोनेंस के लिए या स्टैंडिंग वेव के लिए फॉर्मूला दिया, L2 माइनस L1 लिखा, लेकिन आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ले सकते हो, बात यही आएगी। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ले सकते हो, बात यही आएगी। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल्स टू 2F Ln प्लस 1 माइनस Ln। एक सेकेंड, तो V इक्वल्स टू 2F Ln प्लस 1 माइनस Ln। ये हमारे पास बेटा V की वैल्यू आ रही, ये हमारे पास V की वैल्यू आ रही है। आ रही बात समझ में आपको, V हम इतना ले सकते हैं, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा आपको, सोनोमीटर वायर का फॉर्मूला, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का फॉर्मूला, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको करके जाना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी हम, और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। माहौल आज का बहुत ही सुरीला हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लें, ठीक। मैंने कहा कि आप गिटार का स्ट्रिंग प्लग करते हो तो उसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करती है, सिंगल लूप में आपको दिखता है, मल्टीपल लूप में दिखता नहीं।
तो गिटार में होती है 6 स्ट्रिंग्स। तो क्या हम केवल 6 फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकते हैं उससे, या हम और भी फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकते हैं? केवल 6 फ्रीक्वेंसी पैदा करेंगे तो अच्छा म्यूजिक नहीं बनेगा, बहुत लिमिटेड म्यूजिक बन पाएगा। तो वी वांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसी। हाउ टू डू दैट? वी डू दैट बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाउ डू वी चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो हम कह रहे हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू होती है V/12। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 होती है, राइट? आ रही बात समझ में? अच्छा भाई, V/12 का मतलब क्या हुआ? तो फंडामेंटल होगी V/12 हमारे पास है, तो हम कह रहे कि अगर हम किसी तरीके से L चेंज कर दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल चेंज। L को जितना हम छोटा करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी, आवाज उतनी पतली सुनाई देगी। ठीक है? तो गिटार जो होता है ना, वैसे गिटार है लेकिन दूसरे रूम में रखा है, जाके लाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक? और इसमें इस तरीके से ना फ्रेट्स दिए होते हैं, मेटल के ऐसे फ्रेट्स दिए होते हैं, फ्रेट्स बोलते हैं, ठीक? अब जो म्यूजिशियन है जो इसको बजा रहा होता है, जो गिटारिस्ट है, वो कंटिन्यूसली ना अपनी फिंगर से इनको दबाता है, इस तरीके से कंटिन्यूसली फिंगर से दबाता है, और एक हाथ से बजाता है, एक हाथ से दबाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है? तो होता क्या है, जब वो इस पॉइंट पे प्लेस करता है अपनी फिंगर को, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक काउंट होती है, जहां पे बंदी होती है स्ट्रिंग्स, वहां तक काउंट होती है। अगर वो यहां पे प्लेस करता है अपनी फिंगर को, तो फिर वो स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक काउंट होती है। अगर वो स्ट्रिंग को यहां पे प्लेस करता है तो अपनी फिंगर को वो यहां से लेकर यहां तक काउंट होती है। ठीक? तो बेटा, अलग अलग जगह पर अपनी फिंगर्स को प्लेस करने पर उनकी लेंथ क्या हो रही है? बदल रही है। और उनकी लेंथ बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है। लेंथ जितनी छोटी, फ्रीक्वेंसी उतनी बड़ी। लेंथ जितनी छोटी, फ्रीक्वेंसी उतनी बड़ी। लेंथ जितनी बड़ी, फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी। सारी बात समझ में? तो इस तरीके से गिटार के जरिए आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हो, 6 स्ट्रिंग से ही और मल्टीपल फ्रेट से, अलग अलग पॉइंट से अपनी फिंगर्स को प्लेस करके आप अलग अलग जो म्यूजिक है वो पता कर सकते हो। सेम चीज आपकी फ्लूट में हो सकती है, बांसुरी, उसमें आगे होल्स दिए होते हैं। जब आप फिंगर से उसको प्लेस करते हो तो बड़ा लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है कि कहां तक आपको फ्लूट की लेंथ लेनी है, और उस लेंथ के हिसाब से आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बेटा, स्टैंडिंग वेव में इतना ही। ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को डीमोटिवेट होने मत दीजिए। फिजिक्स वाला हमेशा आप लोगों के साथ है, आज से लेकर आपके सिलेक्शन तक आपके साथ खड़ा है। वी विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे कोई हो चाहे ना हो, लेकिन आपका सिलेक्शन करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी मैसेज के साथ आज आपसे लेते हैं अलविदा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।